स्वदेश न्यूज के खास कार्यक्रम स्वदेश शख्सियत में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद चौहान। आज हमारे साथ हैं 2014 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी चंद्रशेखर शुक्ला जी। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, कैसे देखते हैं कि हर एक माता पिता का सपना होता है कि उसका बेटा आईएएस बने, आईपीएस बने। अगर हम बात करें तो जब आपकी उम्र 17-18 साल रही होगी तो ये पता कैसे लगा कि आईएएस आईपीएस ये होता है, ये बनना है? देखिए, हर माता पिता की एक महत्वाकांक्षा होती है कि उसकी संतानें किसी ऐसे क्षेत्र में जाएं जहां उन्हें समाज सेवा का लाभ मिले, एक अलग पहचान बना सके। इसके लिए माता पिता प्रयास करते हैं कि या तो बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, या प्रशासनिक सेवाओं में जाए, या कुछ ऐसे क्षेत्र में काम करें जिससे समाज के लोगों को लाभ मिले। क्योंकि मेरे परिवार की पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी रही है कि मेरे परिवार में मेरे भाई वगैरह प्रशासनिक सेवाओं में रहे हैं, तो उनकी प्रेरणा से मुझे भी लगा कि मुझे प्रशासनिक सेवाओं में जाना चाहिए। और जो 14 साल से लेकर के 18-19 साल की एज होती है, ये एक ऐसी एज होती है जिसमें बच्चे बनते और बिगड़ते हैं। यदि इस उम्र में माता पिता ने अपने बच्चों के पालन पोषण पर, उनके संस्कारों पर ध्यान दिया तो बच्चा बहुत आगे निकल जाता है। लेकिन यदि उसने ध्यान नहीं दिया, संस्कार नहीं दिए, तो बच्चा बिगड़ता है। और यदि बच्चा बिगड़ जाता है तो उसको संभालना मुश्किल होता है, उसका कैरियर तबाह हो जाता है। वो नशाखोरी करता है, अनैतिक कृत्यों में शामिल होता है, और जब परिवार उसको समझाने की कोशिश करते हैं तो समझ नहीं पाता है। तो ऐसे में जरूरी है प्रत्येक माता पिता के लिए कि जब बच्चा आपका खास तौर पर जब 11-12 साल की उम्र में आता है, उसके बाद उसको ठीक ढंग से आपको टैकल करना है, उसको बताना है कौन सी अच्छी है, कौन सी चीज़ें बुरी है, उसके लिए कौन सी बुरी चीज़ें हैं, समाज के लिए कौन सी चीज़ें बुरी है। और यदि बच्चे को आप प्यार से समझाते हैं तो वो चीज़ों को समझता है और उसके हिसाब से करने को तैयार रहता है। उसके अंदर खुद महत्वाकांक्षा रहती है, जिजीविषा रहती है कुछ पाने के लिए, और आगे बढ़ जाता है वो। एक रोचक सवाल है, चूंकि आप ही के सवाल से सवाल निकला। 17 साल से लेकर 22 साल तक वही प्रेम करने की उम्र होती है, वही पढ़ने की उम्र होती है, तो ये तालमेल कैसे बनाए? एज ए आईएएस ऑफिसर, एज ए कलेक्टर, आप क्या कहेंगे? एज ए ह्यूमन? देखिए, जो युवावस्था होती है, हार्मोन्स परिवर्तित होते हैं। हाँ। और आकर्षण, स्वाभाविक आकर्षण होता है। लेकिन जब आप इस एज में होते हैं तो इसमें सबसे बड़ा योगदान रहता है कि आपके माता पिता आपको क्या बताते हैं, क्या समझाते हैं। पहले कैरियर, उसके बाद प्यार। और यदि इसको समझ लेता है तो फिर कैरियर में कोई बाधा नहीं आती। सर, अगर हम बात करें, जब आपका सिलेक्शन हुआ होगा निश्चित तौर पे, तो वो 2-3 घंटे का जो समय रहा होगा, पहले आप सामान्य आदमी थे, जैसे ही आपका एमपीपीएससी में सिलेक्शन हुआ और फिर आईएएस बने, तो वो क्या लगा? जैसे बनते कि उनका लड़का कलेक्टर बन गया, तो वो माहौल कैसा परिवर्तित हुआ आपके बारे में लोगों का? जैसे आपके मित्र थे, वो तो कलेक्टर बन गया है या बन गए हैं, या आपके दोस्त लोग थे, और जो परिवार में, तो वो क्षण कैसा रहा आपके जीवन में? देखिए, जब आप किसी लक्ष्य को लेकर चलते हैं और कोशिश करते हैं वो लक्ष्य मिले, तो जब लक्ष्य मिलता है तो स्वाभाविक प्रसन्नता होती है। क्योंकि हम किसी ऐसे लक्ष्य के लिए तलाश करते हैं जो कठिन होता है, और जब कठिन काम पूरा होता है तो निश्चित रूप से प्रसन्नता होती है। जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो वास्तव में मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। ऐसा लगा कि मैंने कोई ऐसा काम किया है जो असंभव था। लेकिन समय के साथ उस चीज़ का महत्व समझा और प्रशासन में आगे आए और प्रशासनिक क्षेत्र में काम किया। तो आज ये जब आप बने होंगे तो आपके दोस्त लोग कहते होंगे मेरा मित्र है, या जो आपके रिलेटिव हैं तो उन्हें बड़ी खुशी हुई होगी। निश्चित तो एक आपका ऑरा चेंज हुआ होगा। निश्चित रूप से जो आपके साथ जुड़े लोग होते हैं, आपके मित्र हो सकते हैं, आपके परिवार के लोग हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, सबको प्रसन्नता होती है। उनको लगता है कि इस हमारे दोस्त ने, हमारे बेटे ने, हमारे भाई ने, हमारे बंधु ने कुछ सफलताएं प्राप्त की है। और ये जो सफलताएं प्राप्त की जाती है, इसमें सबका योगदान रहता है। आपके दोस्तों का प्रोत्साहन रहता है, माता पिता का प्रोत्साहन रहता है। जब आप कठिनाई में रहते हो, जब आप उस परीक्षा को पास नहीं कर पाते हो, जब हताश होते हो तब प्रोत्साहित करते हैं, कहते हैं कभी हार मत मानो, आगे बढ़ते चलो। सर, आपके पास बड़ा महत्वपूर्ण दायित्व है। इसमें आप कलेक्टर सिंगरौली है। सिंगरौली का एक बड़ा सा बुरा सा फेस अभी आया था
1 साल पहले की बात है, जहां पर बहुत सारे लोगों ने एक मुआवजा लेने के लिए मकान बना लिए थे। एक निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं पूरे देश में ये खबर गई, हम भी यहाँ खबर करने आए थे। तो ये पूरा मामला क्या था, वो क्या हुआ, किन किन लोगों का इसमें हाथ था, क्या वो भू माफिया उन्हें कहेंगे या मुआवजा लेने के लिए किया गया था? देखिए, मैं जब यहाँ पे आया था पिछले साल, उस समय चुनाव की आचार संहिता लगी हुई थी। उसी दौरान जो चितरंगी प्रयागराज बाईपास रोड है, इसमें रातों रात हजारों की संख्या में मकान बनाए गए थे। और वो तब बनाए गए जब धारा 3A की अधिसूचना जारी हो गई थी। मतलब कुल मिला के था कि मुआवजा प्राप्त करने के उद्देश्य से मकान बनाए गए थे। जो परंपरागत रूप से रह रहे थे उनके मकानों से कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि पुराने मकान थे, उनको मिलना भी चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे लोग, खासतौर पे बाहर के लोग, मतलब सिंगरौली जिले के बाहर, पूरे प्रदेश के लोग, यहाँ तक कि प्रदेश के बाहर के लोग, और कुछ तो ऐसे भी मिले जो देश के बाहर के भी थे, तो इन्होंने जमीनें एग्रीमेंट किए 50 रुपए के स्टाम्प पेपर में, और रातों रात मकान बनाए और उसका मुआवजा प्राप्त करने का प्रयास किया, जिसे हमने विफल किया। वो सारे ऐसे मकानों को जो अवैध रूप से बनाए गए थे उनको। कितनी संख्या सर रही होगी लगभग इनकी? चितरंगी जो बाईपास है प्रयागराज चितरंगी, उसमें करीब 2300 मकान थे। 2300? हाँ, 23,100, जिनको अवैध रूप से घोषित किया गया, उनको मुआवजे से बाहर किया गया। बाद में शासन ने भी ये माना कि ये गलत तरीके से हुआ, और अलाइनमेंट भी चेंज कर दिया गया, तो अब वहाँ पे किसी को मुआवजा नहीं मिल रहा है। दूसरा, जो ललितपुर रेलवे सिंगरौली लाइन वाला मैटर है, यहाँ भी बहुत सारे लोगों ने मकान बना लिए थे धारा 4 और धारा 11 की अधिसूचना के प्रकाशन के उपरांत, और ये भी सब बाहर के थे। दिल्ली, बनारस, झारखंड, छत्तीसगढ़, सीधी जिले के बाहर, मतलब 80% लोग बाहर के थे, जो सिर्फ मुआवजा प्राप्त, अवैध रूप से मुआवजा प्राप्त करना, उस उद्देश्य के लिए रेलवे की जो लाइन के समांतर जो पटरी बननी है उसके अगल बगल बना लिए थे, उनको अवैध घोषित किया। लगभग कितने रुपए की धोखाधड़ी करने की संभावना बनी होगी? ये तो करोड़ों। ये इसका यदि हम आकलन करें तो ये मुझे लगता है कई सौ करोड़ ऊपर निकल जाएगा। अच्छा। हाँ, तो हजारों करोड़ में जाएगा पूरा मामला ये? हाँ, यदि हम सबका कैलकुलेशन करें तो 1,000 करोड़ से ज्यादा जो अवैध रूप से मुआवजा जाना था, उस पर रोक लगाई गई, और वो मुआवजा किसी को नहीं मिल रहा है। इसको लेकर के बहुत सारे लोगों ने हाई कोर्ट में रिट पिटीशन भी लगाई। वो सभी रिट पिटीशन धीरे धीरे सब खारिज होती जा रही है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत ही साइंटिफिक तरीके से एक एक चीज को परख करके ड्रोन सर्वे कराया गया। ड्रोन सर्वे के माध्यम से धारा 4 के पहले की स्थिति, धारा 11 के पहले की स्थिति को ज्ञात किया गया, और जो निर्धारित प्रक्रिया के विपरीत बनाए गए थे मकान, उन सबको अलग किया गया। तो ये बड़ा टास्क कह सकते हैं अब विफल किया गया? नहीं, निश्चित रूप से जो मुआवजा कह सकते हैं, जो मुआवजा प्राप्त करने के उद्देश्य से, उनको माफिया शब्द भी हम कह सकते हैं, जो इस प्रकार की कृत्य करते थे, जो बाहर के लोग आते थे यहाँ पर, तो पूरा फोर्जरी का मामला कह सकते हैं इसे? हाँ, धोखाधड़ी कह सकते हैं? धोखाधड़ी, शासन के साथ चीटिंग करने का प्रयास है, और इस प्रकार के कृत्यों को न्यायालय ने सर इसमें बराबर आपका क्या बोला कि ये अवैध है? नहीं, हमारी जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को न्यायालय बराबर वैध कर रहा है। हमारे द्वारा जो भी कृत्य किए गए हैं वो शासन के नियमों के तहत, प्रक्रिया के तहत किए गए हैं। अवैधानिक रूप से जिन लोगों ने मकान बनाए हैं, मतलब मेरा ये कहना है कि 80% ऐसे लोग हैं जो देश, उसमें 2 लोग तो बाहर के हैं। एक तो कनाडा का व्यक्ति है। कनाडा के व्यक्ति यहाँ मकान बनाने क्यों आएगा? कल्पना कर सकते हैं आप? बिल्कुल, वो भी जंगल में जाके। हाँ, टोरंटो कनाडा का व्यक्ति आया, एक यूक्रेन का आया। अच्छा। तो और उसमें सब बाहर झारखंड के हैं, यूपी के हैं, प्रयागराज के, सिंगरौली के 8-10%। अच्छा अच्छा। हाँ, तो जो परंपरागत रूप से मूल निवासी है, जो वहाँ पर परंपरागत रूप से रह रहे हैं, जो वैध है, उनको मुआवजा के प्रकरण बनाए गए हैं, और जो अवैध तरीके से मकान बनाए थे उनको अवैध रूप से घोषित किया गया है। सर, ये बात करें पूरे प्रदेश में, अगर बात करें तो सीएम हेल्पलाइन की शिकायतें बहुत ज़्यादा आती हैं, और चूंकि उनका निराकरण भी बहुत कम होता है, तो सिंगरौली की वर्तमान में क्या स्थिति है? देखिए, सीएम हेल्पलाइन जब मैं आया था तो जिला हमारा काफ़ी पीछे चल रहा था। हमने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठकें करके लोगों की मूल समस्याओं को देखते हुए तय किया कि जनता की जो समस्याएं हैं उनका निराकरण समय सीमा में करना है। हम पिछले 1 साल से लगातार
पूरे प्रदेश में टॉप 5 पे रहते हैं। अच्छा, हाँ, और इस बार भी हम अपने ग्रुप में सेकंड आए हैं पूरे प्रदेश में। तो और इसके अलावा एक और ये बहुत महत्वपूर्ण काम हुआ है मेरे जिले में। मैंने प्रत्येक ग्राम पंचायत में मंगलवार को जन सुनवाई शुरू की है। मतलब जिला लेवल पे, तहसील लेवल के बाद आप गांव लेवल पे पहुंचे हैं। इसको गांव तक पहुंचाया। तो बहुत सी समस्याएं गांव तक हमारी पहुंच जाती हैं, वहां से निराकरण हो जाता है। वहाँ कौन कौन रहता है जन सुनवाई वहाँ में? जो भी ग्राम स्तर के जो अधिकारी रहते हैं वो रहते हैं। हाँ, सचिव, रोजगार सहायक, पटवारी सब रहते हैं। जो समस्याएं गांव स्तर के बाहर की होती हैं तहसील में आ जाती हैं, जनपद में आती हैं, और जो हमारे स्तर के हमारे पास आती है। बाकी हर मंगलवार को हम खुद यहाँ पे जन सुनवाई करते हैं और उनका निराकरण करते हैं। ये एक नया आपने इनोवेटिव आइडिया शुरू किया है सर। ये अगर हम बात करें सिंगरौली की, तो यहाँ पर एक 4 लाख रुपए देने का प्रावधान है, जबकि शासकीय कोष में नहीं ऐसा। तो ये फंड कहाँ से आता है और किस तरीके से लोगों को दिया जाता है? देखिए, सिंगरौली है, सिंगरौली को ऊर्जा धानी कहा जाता है। ऊर्जा धानी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ कोयले का उत्पादन होता है और कोयले का उपयोग पावर प्लांट है उसमें होता है। जब कोल ट्रांसपोर्टेशन होता है तो हजारों की संख्या में ट्रक उसको लेके चलते हैं। सिंगरौली जिले में 150 मिलियन मीट्रिक टन पर ईयर कोयले का उत्पादन होता है, और इसमें से लगभग 88% रेल के थ्रू जाता है और 12% के आसपास सड़क मार्ग से जाता है। जब बड़ी संख्या में वाहन निकलेंगे तो निश्चित दुर्घटनाएं या आशंकाएं रहती है। तो इस प्रकार की दुर्घटनाओं पर यदि होती हैं तो सहायता राशि देने के लिए जितनी भी कोल कंपनियां हैं उनको निर्देशित किया गया है कि यदि कोई घटना घटती है तो 4 लाख रुपए तत्कालिक सहायता के रूप से उस पीड़ित परिवार को देंगे जिसके साथ घटना घटी है। तो ये अच्छी पहल कह सकते हैं कि 4 लाख रुपए नहीं, इसमें देखिए तत्कालिक सहायता मिल जाती है। नहीं तो जो हमारी सामान्य प्रक्रिया है उसमें उतना नहीं मिल पाता है। रेट कास्ट में हम लोग देते हैं लेकिन उसकी अपनी सीमिताएं रहती हैं, सीमित प्रक्रिया है वो। तो उसमें हम 20,000, 25,000 या 50,000 अधिकतम 1 लाख तक ही कर पाते हैं। तो इससे सहायता करने में मदद मिल जाती है। सर, एक बड़ा ये सवाल रोचक है थोड़ा सा, क्योंकि एक देश की बात करें, नामी गामी कंपनियां आपके साथ काम कर रही हैं। पता लगा अडानी ग्रुप आ गया, अंबानी ग्रुप आ गया, इतने बड़े ग्रुप के लोग जिनके संबंध डायरेक्ट सरकार से होते हैं। जब वो आपके सामने बैठते हैं तो कैसा अनुभव होता है उस समय की एक उद्योगपति आपने सामने बैठा है? नहीं, देखिए, हमारे लिए सभी बराबर है। हमारे लिए समाज का सबसे कमजोर व्यक्ति जो सबसे दूर खड़ा है वो उतना ही महत्वपूर्ण है, उतना ही ये लोग इम्पोर्टेंट है। इनकी भी कोई समस्याएं रहती हैं, छोटी मोटी समस्याएं रहती हैं जिसमें प्रशासनिक मदद चाहते हैं। तो नियमानुसार जो हम लोग मदद कर सकते हैं, जैसे जन सामान्य की मदद करते हैं, ऐसे उनके साथ मदद करते हैं। सर, राजनीतिक की बात करें, राजनीतिक चूंकि एक आपसे अलग से हट के प्रश्न है, कभी कभी दबाव पड़ा आप राजनीति का, कोई ऐसा करना है, ये सब नहीं पड़ा कभी? देखिए, राजनीति में जो प्रतिनिधि चुनकर आते हैं वह हमारा समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग है। कई लाख लोग मिलकर अपना वोट देते हैं, वो चुनाव करते हैं। तो जो भी निर्वाचित प्रतिनिधि आता है उस पर जनता की अपेक्षा रहती है। जनता चाहती है उनके काम हो। काम मुख्य रूप से रोड है, नाली है, सड़कें हैं, स्कूल है, हॉस्पिटल है, या इंफ्रास्ट्रक्चर के संबंधित जो भी चीजें हो सकती हैं उसको लेके ज्यादा प्रेशर रहता है। लोग चाहते हैं उनके गांव में रोड बन जाए, पक्का रोड बन जाए, बस चलने लगे। तो इस प्रकार की मांगे लेके जनप्रतिनिधि हमारे पास आते हैं और हम लोग तत्परतापूर्वक जो हो सकते हैं उनको कर देते हैं, और जो नहीं हो सकते, जो हमारे हाथ में नहीं है या हमारे पास बजट नहीं है या उसकी अलग ऐसी कोई प्रक्रिया है जिसमें उस प्रक्रिया के पालन करने में समय लगेगा, तो उनको शिष्टाचारवश विनम्रता के साथ उनको बता दिया जाता है कि ये चीज़ें नहीं होती। तो ऐसा कोई दबाव नहीं रहता है। वो लोग अपने जन सामान्य के कल्याण के लिए ही आते हैं और उनके जो काम होते हैं वो सब नीतिगत होते हैं और नीतिगत काम हमेशा होते हैं। एक आपकी पदस्थापना सागर भी रहे, इससे पहले कई जगह आप रहे हैं। एक चूंकि ये जो सिंगरौली है बिल्कुल उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है। उत्तर प्रदेश से किस जगह से? इलाहाबाद से, जहाँ अपराध की बिल्कुल बहुत कई हिस्ट्री से वहाँ है। तो लगता है कि वहाँ का असर थोड़ा बहुत पड़ता है यहाँ पर, कि यहाँ का आदमी बड़ा शांत और सज्जन है। देखिए, जहाँ तक आपराधिक पृष्ठभूमि की बात है तो ऐसे यहाँ कोई अपराध नहीं है जिससे जिला कोई बदनाम होता हो।
हाँ, ये जरूर है कि यहाँ पे पारिवारिक झगड़े ज़्यादा हैं। पारिवारिक झगड़े मैंने जो महसूस किया है दूसरे जिलों की तुलना में पारिवारिक झगड़े ज़्यादा किस हैं। टाइप के झगड़े यहाँ पे जाते खास तौर पे संपत्ति को लेकर विवाद है, जमीन को लेकर, संपत्ति को लेकर के पारिवारिक विभाजन जो होता है, मतभेद होते हैं, वो ज़्यादा है यहाँ पे। कोई ऐसा नहीं कोई बाहुबली हो, कोई आके यहाँ पे मर्डर कर देता हो या दूसरे प्रकार के कृत्य करता हो। ये अनायास मामूली विवाद में यदि कोई बड़ा अपराध हो जाए उसी के हाथ से वही है, बाकी तो समान प्रक्रिया के तहत ही है जिला। क्योंकि उत्तर प्रदेश यहाँ से सटा हुआ है, हाँ। तो वहाँ से क्या संभावना है कि कुछ लोग ऐसे आते हों यहाँ शरण लेते हों? ऐसा अक्सर जैसे हम बात करें मुरैना में, तो वो वहाँ से उत्तर प्रदेश नहीं, से जाते हैं। सिंगरौली में इस प्रकार की अभी तक कोई घटनाएं नहीं घटी है कि बाहर के लोग यहाँ आए हो, किसी का उन्होंने अपहरण किया हो, किसी को उठा ले गए हो, ऐसी कोई घटना अभी तक घटित नहीं हुई है। यद्यपि ये सही है कि यदि कोई अपराध करता है तो भागने के लिए जिला एक जिले से दूसरे राज्य के जिले में जा सकता है, तो ये चीज़ हो जाती है। जब यहाँ कोई अपराध करता है तो भाग जाता है, वो यूपी चला जाता है, बिहार चला जाता है, छत्तीसगढ़ चला जाता है, क्योंकि हमारे तीनों ये सीमा लगी हुई हैं, तो चला जाता है। लेकिन आजकल जो सूचना तंत्र है, साइबर क्राइम को कैसे पकड़ना है, तो बखूबी आता है यहाँ के अधिकारियों को, तो उसको पकड़ लेते हैं। एक चूंकि आप नगर निगम कमिश्नर रहे हैं, तो बेसिक दोनों पदों में कितना अंतर महसूस करते हैं? एक नगर निगम कमिश्नर का होना, नाली वाली देखना, यहाँ आप वर्तमान में कलेक्टर हैं, तो दायित्व तो चूंकि निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं वहाँ तो घर घर की समस्याएं आती थी, तो दोनों में बेसिक अंतर क्या है? एक हमने नगर निगम कमिश्नर का इंटरव्यू किया था, उनका कहना था कि नगर निगम कमिश्नर एक बार बन जाए वो दुनिया में कहीं फेल नहीं हो सकता। नहीं, निश्चित रूप से नगर निगम का काम, देखिए नगर पालिक निगम, नगर निगम को कहा गया नगर पालिक निगम, मतलब नगर को पालने वाला निगम। मतलब एक जिस प्रकार से पिता अपने परिवार को पालता है, परिवार के सदस्यों की जिस प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं, उनकी अपेक्षाएं होती हैं, उसको पूरा करने का प्रयास करता है, उसी तरह एक नगर पालिक निगम के कमिश्नर को जनता के हित में काम करना पड़ता है। उनको प्रॉपर पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, सफाई हो रही कि नहीं हो रही है, लाइट की व्यवस्था ठीक है कि नहीं है, हितग्राही मूलक योजनाएं उनका लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, कोई समस्याएं तो नहीं है, उसको 24 घंटे देखना होता है। क्योंकि कोई भी नगर निगम 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख या उससे ज़्यादा की पॉपुलेशन वाला नगर निगम होता है, और जनता की अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा होती है, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है काम करने का, और तत्काल लाभ देने की चेष्टा करनी होती है। अन्यथा जो जनमानस जिस उद्देश्य से आपके पास आ रहा है उसकी पूर्ति नहीं हो पाती है। जहाँ तक कलेक्टर के रूप में काम करने का सवाल है, तो कलेक्टर को पूरे जिले का काम देखना होता है। कलेक्टर एक प्रकार से जितनी भी योजनाएं हैं शासन की, उन सभी योजनाओं को सार्थक ढंग से जन सामान्य को लागू करें, जन सामान्य को उसका लाभ मिले। जहाँ लाभ नहीं मिल रहा है, कोई कठिनाई आ रही है, उसको सॉल्व करे। विभागीय अधिकारियों की यदि कोई अंतर्विरोध है, यदि उनमें कोई सामंजस्य नहीं है, तो उस सामंजस्य को बैठाए और अधिकारियों को लेकर के एक टीम भावना के रूप में आगे बढ़ के काम करें। एक हम दोबारा आप लौट के आते हैं, युवाओं में देखा गया है जब वो तैयारियां करते हैं, तो कुछ युवा ऐसे हैं कि आपने बहुत अभी सुना होगा कि विकल्प नहीं तलाशते। उन्हें अगर एमपीपीएससी करना है तो वही करेंगे, इसके बाद फिर वो घर जाके बैठ जाते हैं, या यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं, तो क्या विकल्प लेके चलना चाहिए इस जॉब के लिए, इस तैयारी के लिए? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि यदि आप में जिज्ञासा है कुछ प्राप्त करने की, लगन है, महत्वाकांक्षा है, तो आप जिस लक्ष्य को चाहें उस लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। यदि लक्ष्य में भटकाव है, असमंजस है कि मैं निकलूंगा कि नहीं निकलूंगा, तो फिर आप शायद उसको नहीं विकल्प रखना चाहिए साथ। क्या देखिए, विकल्प रखने में कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है, लेकिन यदि आपको विश्वास है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, जैसे जब आप बचपन में साइकिल देखते हैं तो आपको लगता है कि मैं यदि चलाऊंगा तो गिर जाऊंगा, लेकिन जब आप साइकिल चलाना सीख जाते हैं एक बार, तो भले 50 साल बाद आपको साइकिल दी जाए तो आप साइकिल चला लेंगे। इसी प्रकार लक्ष्य होते हैं, छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए, उनको पूरा करते जाइए, तो बड़े लक्ष्य पूरे हो जाएंगे। और यदि आप लगन से काम करते हैं, मेहनत से काम करते हैं, तो एक अटेम्प्ट में आप नहीं होंगे, 2 में नहीं होंगे, 3 में नहीं होंगे, लेकिन लास्ट में होंगे। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि वो 3rd डिवीजन पास है, कई अटेम्प्ट में फेल हुआ, रिटर्न में भी नहीं निकल पाया, प्रिलिमिनरी में नहीं निकल पाया, लेकिन लास्ट में वो क्वालिफाइड हो गया, मेन पोस्ट प्राप्त कर ली, क्योंकि लगा रहा, उसको विश्वास था वो करेगा। तो मेरा युवाओं से ये आह्वान है कि जो भी आप लक्ष्य तय करें, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाएं। सर, एक आईएएस आईपीएस समाज का आईना भी होते हैं, जैसे अब
किसी दिन आपने कहा कि मैं कलेक्टर हूं, तो लोग बड़ा श्रद्धा से और बड़े सम्मान से देखते हैं। लेकिन अभी बहुत सारी घटनाएं ऐसी समाज में हमारे हुई हैं कि किसी ने अभी आईएफएस ने सुसाइड कर लिया था, एक आईएएस प्रमोटी आईएएस थे, उनने अभी सुसाइड कर लिया, एक युवा थे अभी आईपीएस, उनने सुसाइड कर लिया। तो सर क्या इतना इस पद पे आने के बाद मेंटल लेवल का इतना स्लो हो जाता है कि आदमी सुसाइड अटेम्प्ट करने की सोचने लगता है? एक आईएएस आईपीएस, देखिए आईएएस आईपीएस भी इसी समाज का अंग है, वो भी मानव है, उस पर भी भावनाएं होती हैं। भावनाओं में आकर के वो भी गलत कदम उठा सकता है। ऐसे में अधिकारियों को चाहिए कि अपने आप को संभालें। यदि कोई कठिनाई आती है तो उसका निराकरण करें। कोई भी गलत कदम उठाने के पहले 100 बार सोचें कि अंत मौत नहीं है। हाँ, आगे बढ़ना है। आपने बहुत कुछ सोच रखा है, महत्वाकांक्षाएं हैं, आपके पीछे आपका परिवार है, आप जहाँ काम कर रहे हो वहाँ के संस्थान के कर्मचारी अधिकारी है, और जिस सरकार ने आपको मौका दिया काम करने की, उसकी अपेक्षाएं हैं। तो इस प्रकार के कदम नहीं उठाए जाने चाहिए और अपने मन को दृढ़ रखना चाहिए, संकल्प शक्ति को तीव्र करना चाहिए, और जो तनाव होते हैं उन तनाव से दूर रहने के लिए योग वगैरह करने चाहिए। तनाव रहता रहेगा आदमी, और हमेशा ये सोचे अधिकतम क्या होगा। जब आप ये पहुंचो अधिकतम क्या होगा, यहाँ पहुंच जाएंगे तो उसके बाद आपका तनाव खत्म हो जाएगा। आप वही काम करिए जो नियम हो। नियम विरुद्ध कभी काम मत करिए। नियम है किसी का भी हो तत्काल करिए, और नियम विरुद्ध है तो आप उसको मत करिए, आपको कभी तनाव नहीं होगा। तो ये कहीं ना कहीं तनाव का कारण यही है कि ज्यादा पाने की इच्छा या पारिवारिक कलेश भी हो सकते हैं। हाँ, ये सब होते हैं, कई बार हो जाते हैं। हाँ, तो वहाँ शिक्षा फिर काम नहीं आती, फिर उसमें यही है कि योग करिए। नहीं, आप अपने मन को कंट्रोल करिए। आप अपनी आत्मा से पूछिए अच्छा क्या है बुरा क्या है। यदि आपकी आत्मा कहती है अच्छा काम अच्छा करिए, यदि कहती बुरा काम तो आप अपनी आत्मा की बात मान लीजिए, आप बुरा काम नहीं करेंगे तो आत्मा मजबूत रहेगा। बिल्कुल मजबूत रहेगा। मेरा अंतिम सवाल है सर आपसे कि युवाओं को क्या संदेश आप देंगे एज ए कलेक्टर होने के नाते अब, और क्या लगता है युवाओं को क्या करना चाहिए कि वो बेहतर एक अपना जीवन यापन कर सकें? देखिए, आज के दौर में सबसे ज्यादा जो युवा कोशिश करते हैं वो शासकीय नौकरी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। शासकीय नौकरियां की अपनी सीमिताएं हैं। एक निश्चित संख्या भी प्राप्त हो सकती है। देश की जो पॉपुलेशन है लगभग 142 करोड़ को पार कर रही है, और जो नौकरियां रहती हैं, यदि हम सिविल सर्विस की बात करें तो 800-900 पोस्ट निकलती है एक साल में। यदि हम राज्य सेवाओं की बात करें तो हर राज्य 200-300 पोस्ट निकालता है। तो इसमें सीमित अवसर है, तो आपको दूसरे विकल्प भी देखने चाहिए। आप स्वरोजगार के रूप में भी सोचिए कि आप क्या कर सकते हो। बैंक से आपको लोन उपलब्ध है, शासन की बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें आपको सब्सिडी बेस पे लोन मिल सकता है। सर ये कुछ शासन की योजनाएं लोगों को पता नहीं होती, इसके लिए क्या प्रचार प्रसार में कोई कमी रह जा रही है? नहीं, शासन की जो योजनाएं हैं आजकल सभी को पता है, आजकल सब ऑनलाइन उपलब्ध है। दूसरा, जो विभागीय अधिकारी होते हैं वो प्रचार प्रसार करते हैं, सबके पोर्टल बनाए जा चुके हैं, साक्षरता शिविर लगाए जाते हैं बाकी शासकीय योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए। इसके अलावा कैंपस सिलेक्शन के लिए भी हम लोग कंपनियां बुलाते हैं, वो भी आते हैं। तो जिस विधा में आप काम करना चाहते हैं अवसर है। पहले की बात अलग थी कि पहले लोगों को ज़्यादा पता नहीं होता था, लेकिन अब सरकार बहुत ही संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है, और सरकार हमेशा ही चाहती है कि प्रत्येक व्यक्ति तो किसी न किसी स्वरोजगार से जोड़ा जाए। जैसे आज मेरे जिले में लगभग 29,000 जो हमारी स्वसहायता समूह की महिलाएं हैं वो लखपति हो चुकी हैं, और हमारा टारगेट 1 लाख का है, और इस टारगेट को पूरा करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। क्या होता है उसमें लखपति? उनको स्वरोजगार से जोड़ा जाता है महिलाओं को, कमेटी या हाँ समिति हाँ, उनकी एक समूह रहता है, उसमें मिनिमम 10 मेंबर रहते हैं, वो मिल करके काम करते हैं। कोई किसी भी क्षेत्र में काम कर सकते हो, कोई कपड़े बनाता है, कोई सौंदर्य प्रसाधन सामग्री बनाता है, कोई कृषि संबंधी गतिविधियां करता है, कोई मुर्गी पालन करता है। जो उनकी इच्छा होती है उस प्रकार से वो काम दी जाते हैं, उससे उनकी आय बढ़ती है और लखपति हो जाती है। कितना लक्ष्य आपने हासिल करने के लिए रह गया? अभी हमारा 29,000 हो चुका है। हमने 1 लाख महिलाओं का रखा है कि हमारे 1 लाख के आस समूह सभी को करना है, तो क्रमक तरीके से 1-2 साल में सभी लखपतियां होंगी। हमारे साथ है कलेक्टर सिंगरौली चंद्रशेखर शुक्ला जी। बड़ी बेबाकी से उन्होंने सवालों के जवाब दिए और कहा कैरियर पहले चुनिए,
प्रेम बाद में कर लीजिएगा युवाओं। और साफ तौर पर विकल्प, अगर आपको वाकई थोड़ा सा कहीं कंफ्यूजन, तो विकल्प भी रखिए। लेकिन एक तो बड़ी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। अगर आप मेहनत करेंगे, मन से मेहनत करेंगे, तो जो टारगेट आपने लिया है, जो लक्ष्य आपने लिया है, वो जरूर पूरा होगा। सर, आपका बहुत बहुत आभार, आपने स्वदेश न्यूज का समय दिया। धन्यवाद। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।